सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे होती है उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है ये, और न्यूज़ में आज से नहीं पिछले साल से ही है। आपने सुना होगा 2023 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके लिए एक एक्ट बना था। वो एक्ट क्या था, उससे जुड़ा प्रावधान भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा, और ये अभी हाल फिलहाल में क्यों न्यूज़ में, और आज का भी एक न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ये समझते हैं कि वर्तमान में इलेक्शन कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं। तो आप देखिएगा, तो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन का अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात कर रहे हैं, है ना। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो रहा है उसका हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 लोग वर्तमान में होते हैं। 3 लोग में कौन कौन होते हैं, तो एक तो होते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 इनकी सहायता के लिए होते हैं, उनका नाम है, उनको हम लोग कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर। याद रखिएगा वो 2 पद है, कौन कौन, इलेक्शन कमिश्नर का। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त। तो याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन के सदस्य को, इलेक्शन कमीशन के सदस्य को इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। मतलब चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के सदस्य को निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। इसलिए जो इनमें मेन हेड होते हैं उनको चीफ बोल देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और इनकी सहायता के लिए 2 पोस्ट होता है इलेक्शन कमिश्नर का। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 ही लोग रहेंगे। जैसे स्टार्टिंग पीरियड में अगर आप देखिएगा, जब चुनाव होता था तो एक ही पद होता था, वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। आगे चलकर फिर इनकी सहायता के लिए 1 इलेक्शन कमिश्नर आया, और वर्तमान में 2 इलेक्शन कमिश्नर है। हो सकता है भविष्य में 3 हो जाए, 4 हो जाए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जैसे जैसे काम बढ़ता है ना, लोड बढ़ता है, वैसे जरूरत होता है इलेक्शन कमिश्नर को, उस हिसाब से सरकार कानून बनाते रहता है। तो अब सवाल ये बनता है कि वर्तमान में अभी हाल फिलहाल में क्या न्यूज़ में, अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में ये है कि वर्तमान में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही है पद पर। राजीव कुमार वर्तमान में क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन ये दोनों पद अभी क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। और अभी हाल फिलहाल में अब क्या है, कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव जो सबसे बड़ा चुनाव होता है, आप समझ सकते हो, और कितना बड़ा लोड होगा इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, कि इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर है ही नहीं। तो ये 2 पद खाली क्यों हुआ, तो 2 पद खाली क्यों हुआ, तो एक तो आपने सुना होगा कि पिछले ही महीने फरवरी के महीने में एक इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम था अनूप चंद्र पांडे साहब, और अनूप चंद्र पांडे साहब रिटायर कर गए, तो उनका तो रिटायरमेंट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसी महीने में एक काफी विवादास्पद चीज हुआ, वो ये हुआ कि एक और इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वो रिटायर नहीं किए, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और उनका नाम था अरुण गोयल। तो अरुण गोयल साहब ने त्यागपत्र दे दिया। अब सवाल ये बना कि अभी कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव से कुछ महीने पहले एक इलेक्शन कमिश्नर का त्यागपत्र देना, ये थोड़ा सस्पिशियस है। कि क्या वजह रहा होगा, तो ये अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या उन पे दबाव था कि क्या था, है ना। तो खैर जो भी कारण रहा हो, तो आप यहाँ पे ये समझिएगा कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, ये आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। और इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, हाल फिलहाल में उसके लिए क्या बना है, कानून बना है। तो इनकी नियुक्ति आज हम लोग देखेंगे। एक चीज तो आप ये समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट पढ़िएगा, पार्ट 15, पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन की चर्चा है, और आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया। लेकिन इनकी नियुक्ति कैसे की जाए, इसके लिए स्पष्ट बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई थी। इसलिए ये अधिकार संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है, कि पार्लियामेंट कानून बनाकर इसको स्पष्ट कर सकता है कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। और उसी क्रम में 2023 में एक कानून बनाया गया। और एक चीज मैं और बताऊंगा कि उस कानून से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक राय दिया था सरकार को, सरकार ने माना कि नहीं माना उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले समझते हैं वो कानून क्या है, किस एक्ट के तहत इनकी नियुक्ति होती है। और अभी आज का ही न्यूज है, आज का न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री का बैठक है आज, और बैठक में ये बात की जाएगी कि इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों जो 2 पद खाली इलेक्शन कमिश्नर के, उसको भरने की बात, उसी के लिए ये मीटिंग बुलाया गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं ये पूरा प्रोसेस को कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। तो चलिए, तो पहले तो ये एक्ट का नाम आप याद रख लीजिए, थोड़ा लंबा नाम है,
याद हो जाएगा, आपको याद कर लीजिएगा। कभी पूछ दे एग्जाम में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की जाती है, तो आप याद रखिएगा उस एक्ट का नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड other election commissioner appointment conditions of office and terms of ऑफिस एक्ट 2023 है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत लंबा नाम है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, फिर ब्रैकेट में क्या है, अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इस एक्ट के माध्यम से इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होती है। अब ये एक्ट बना कब, 2023 में है ना, ये एक्ट बना कब, 2023 में। अब देखिए इस एक्ट में क्या बताया गया। देखिए इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, उनकी नियुक्ति तो करेंगे प्रेसिडेंट ही, राष्ट्रपति ही, लेकिन राष्ट्रपति किनकी सलाह पर करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखना, इनको जो अपॉइंट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति बस नाम मात्र के, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपना बात बोलेंगे नहीं इसको अपॉइंट करो, इसको, राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं, बस वो नाम मात्र के क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। राष्ट्रपति किनकी सलाह पर करेंगे, किसके रिकमेंडेशन पर करेंगे, तो इसके लिए एक कमिटी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, एक चयनित समिति बनता है, सिलेक्शन कमिटी बनता है, और इसी सिलेक्शन कमिटी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं उस व्यक्ति को इस पद पर। देखिए अब सवाल ये बनता है कि सिलेक्शन कमिटी में कितने लोग होते हैं, तो इस सिलेक्शन कमिटी में 3 लोग होते हैं। ये एक्ट बता रहा है कि सिलेक्शन कमिटी में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। कौन कौन होते हैं, तो एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं, याद रखिएगा। इस कमेटी के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन, इसमें कौन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, है ना। कहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन, कहाँ के, लोकसभा के, याद रखिएगा लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ के, लोकसभा। तो लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो उसमें शामिल है। हाँ, अगर लोकसभा के विपक्ष के नेता कोई नियुक्त नहीं हुए हैं तो कोई भी जो सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, उसका कोई भी जो सीनियर लीडर है वो यहां पे हो सकता है। इसके अलावा कोई भी एनी कैबिनेट मिनिस्टर, और याद रखिए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मैं लिख देता हूं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री जिसको नॉमिनेट करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनको ये नॉमिनेट किनके द्वारा होते हैं, नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जिसको मनोनीत किया जाता है वही होते हैं। अब प्रधानमंत्री देखिए जो खाली बैठा हुआ है, बोले चलो तो बोले कहाँ जाना है, प्रधानमंत्री बताइए, बोले चलो अपॉइंटमेंट का जो सिलेक्शन कमेटी बना है उसी का तुमको एक सदस्य बना रहे, बोले चलिए। कोई भी हो सकता है गृह मंत्री हो सकता है कानून मंत्री हो सकता है रक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो जाए, जिसको प्रधानमंत्री बोल दे वो उसके साथ है ना हो जाएंगे। तो ये 3 लोग मिलकर क्या करते हैं, नाम देते हैं और उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट। अब इस एक्ट को लेकर के बहुत लोग इसमें आप कह सकते हो कि इससे खुश नहीं है, और खुश क्यों नहीं है तो समझिएगा। देखिए इसका प्रावधान, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, इसका मतलब बहुमत के आधार पर अपॉइंट किया जाएगा। अब मान लो कि XY 2 लोग यहां पे मान लेते हैं कि 2 लोग को अपॉइंट करना, तो आप समझना अपोजिशन ऑफ लीडर तो बस नाम का हो गया ना यहां पे, इसका तो वाकई में कोई काम नहीं। अगर आप थोड़ा समझ रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री यूनियन मिनिस्टर कौन, उन्हीं का मतलब एक ही हो गया दोनों, है ना। ये दोनों जिनको चाहेंगे उनको क्या कर देंगे, अपॉइंट कर लेंगे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में।
मतलब यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन का कुछ चलेगा नहीं। मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन बोलता है कि एक्स को अपॉइंट करना चाहिए, इन लोग का मन है कि नहीं एक्स को नहीं करे वाई को करे, तो कोई दिक्कत नहीं, वाई ही हो जाएगा ना। यही वजह था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ही एक निर्णय दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दिया था सरकार को कि संसद एक कानून बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही ये कानून बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें बात नहीं सुना गया। क्या बात नहीं सुना गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सिलेक्शन कमेटी बनाया जाए। यहां तक तो ठीक है, बनाया गया सिलेक्शन कमेटी, और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस था कि सिलेक्शन कमेटी में 3 लोग होने चाहिए। यहां पे भी 3 लोग हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या कौन 3 लोग होने चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें एक तो पीएम होने चाहिए, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए, यहां तक तो ठीक है, और तीसरा उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि एक होने चाहिए सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, वही इसके एक सदस्य होंगे। इससे क्या होगा? इससे ट्रांसपेरेंसी रहेगा और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। क्योंकि देखिएगा, प्रधानमंत्री अलग, इसके अपोजिशन लीडर, दोनों का कोई विचारधारा मिलने वाला नहीं है, और एक कौन है? एक न्यायपालिका तरफ से रहेंगे। तो जिससे क्या होगा कि आप मेरिट वाले इंसान को आयुक्त के रूप में आप अपॉइंट कर सकते हैं, और उन व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर उनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जिसको अपॉइंट कर रहा है उसके सरकार के प्रति बहुत बायस्ड हो, है ना। तो ऐसा ना हो, निष्पक्ष तरीके से हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का राय को दरकिनार करके सरकार ने ये कानून बनाया, और उसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, तो लोगों का यही कहना है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, यहां पे सीजीआई को रख देना चाहिए। मेरे हिसाब से भी यहां पे सीजीआई ही होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो जाएगा इलेक्शन कमीशन में। आप देखिएगा, सब तो एग्जीक्यूटिव है ना, और एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप कहां हो रहा है? इलेक्शन कमीशन। तो एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, मेरे हिसाब से यहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अगर होते तो ज्यादा अच्छा होता और हमारा लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होता। मेरा एक सलाह तो यही है, सरकार तक सलाह तो पहुंचता नहीं है, लेकिन आप लोग पहुंचा दीजिएगा। सलाह यही है कि अगर भविष्य में ऐसा हो तो इस एक्ट में आप अमेंडमेंट कीजिए, वहां पे सीजीआई लाइए। हर सरकार, कोई भी सरकार रहेगा उसमें सबको फायदा होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।